मॉर्निंग, एबीपी गंगा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षराज शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन है। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। भाजपा के कई बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के बाकी शहरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए लंबे वक्त से कानपुर में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग की जा रही थी और नया टर्मिनल बनने के बाद से अब कानपुर भी देश के बाकी शहरों से जुड़ चुका है। तो कई बड़े नेता भाजपा के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी इस नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। कानपुर वासियों को यहां बड़ी सौगात मिलने वाली है। कानपुर एयरपोर्ट को एक नए टर्मिनल काफी समय से चाहिए था और ऐसे में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहां पर आज नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और भी कई तमाम बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और टर्मिनल के बनने के बाद अब कानपुर भी बाकी के शहरों की तरह और भी कनेक्टिविटी में बढ़ जाएगा, शहरों से जुड़ जाएगा। बड़ी सौगात यहां पर कानपुर वासियों को मिलने वाली है। पीक आवर्स के दौरान 400 यात्रियों की व्यवस्था, हाईटेक उड़ानें यहां से भरेंगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग की खासियतें आपको बता दें। चेक इन के लिए आउट काउंटर यहां पर बनाए गए हैं। नए टर्मिनल में 3 कन्वेयर बेल्ट हैं, तो आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 850 वर्ग मीटर में कंसेशनर यहां पर मौजूद है। टर्मिनल के पास 150 कार पार्किंग, 2 बस पार्किंग यानी कि पार्किंग की पूरी सुविधा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए खास तरह का ट्रैक यहां पर बनाया गया। दिल्ली, बेंगलुरु के अलावा मुंबई के लिए भी यहां से सीधी उड़ान सेवा मिलेगी। तो यानी कि कानपुर की कनेक्टिविटी अब कई बड़े शहरों से डायरेक्ट होने वाली है। और आपको बता दें कि इस उद्घाटन के दौरान कौन कौन शामिल होने वाला है। सीएम योगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह यहां पर मौजूद होंगे। सतीश महाना भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। ये सभी तमाम दिग्गज हैं जो कि पहुंचने वाले हैं। नंदगोपाल नंदी, देवेंद्र सिंह, सत्यदेव पचौरी, प्रमिला पांडे, ये सभी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में और भी कई तमाम दिग्गज हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यहां पर जो उद्घाटन होने वाला है उसके साक्षी बनने वाले। और मैनपुरी के दौरे पर आज सीएम योगी रहेंगे। माधवराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का आज अनावरण होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहने वाले हैं। एक जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी के साथ अपने पिता स्वर्गीय माधवराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का मैनपुरी में अनावरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और बताया जा रहा है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीब 100 मंत्री कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस के कद्दावर नेता और ग्वालियर के महाराज माधवराज सिंधिया का मैनपुरी में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। और ऐसे में आज माधवराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और आज नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या की मेयर शपथ लेने वाले हैं। प्रयागराज, मुरादाबाद के मेयर भी शपथ लेंगे। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी आज शपथ लेने वाली हैं। लखनऊ के 110 नवनिर्वाचित पार्षद भी अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसे में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो तमाम जगहों के मेयर यहां पर आज शपथ लेने वाले हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या के मेयर भी आज शपथ लेंगे। आपको बता दें लखनऊ के 110 नवनिर्वाचित पार्षद भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले हैं। तो आज जो नवनिर्वाचित मेयर शपथ ग्रहण करेंगे उसमें लखनऊ की सुषमा खरकवाल, प्रयागराज के गणेश केसरवानी, अयोध्या के गिरीशपति त्रिपाठी, मेरठ के हरिकांत अहलूवालिया, गाजियाबाद की सुनीता दयाल और मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल शामिल हैं। तो ये सभी आज अपनी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले हैं। 12:30 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। पीएम मोदी ने गुरुवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किया जो 3 जून तक चलने वाले हैं।
खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन लखनऊ में हुआ और इसका समापन वाराणसी में होगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यूपी को खेलो इंडिया के आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यूपी देश भर की खेल प्रतिभाओं का संगम बना है और यूपी का सांसद होने के नाते वो सभी खिलाड़ियों का प्रदेश में स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, निशाना साधा। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने यूपी के खेल मंत्री गिरीश यादव से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। यहाँ लखनऊ में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव जी रहे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, काफी भव्य आयोजन। निश्चित रूप से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पूरी भव्यता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और युवाओं को खेल से जोड़ने का जो उनका एक संकल्प है, उस सपने को पूरे देश में साकार होते दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया खेलों का तीसरे संस्करण का ये आयोजन था और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से युवा लोग जुड़े हैं खेल की विधा को समझने के लिए, जानने के लिए। निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो सपना है, वो आज पूरा हो रहा है। उद्घाटन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, खेल मंत्री भारत सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय खेल मंत्री जो हमारे भारत सरकार राज्य मंत्री आए हैं, उनका बहुत ढेर सारा आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ अपनी जो देश की उपलब्धियां हैं खेल जगत की, उनको भी गिनाया, खिलाड़ियों में टीम स्पिरिट की भावना की बात की, लेकिन साथ में विपक्ष पर निशाना भी साधा। कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का भी जिक्र कर दिया, जिन अभियान का नाम बदल के राजीव गांधी जी के नाम पर किया, उनकी भी याद दिलाई। जो खेलों को अब तक बढ़ाना चाहिए था, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में खेल का अभियान चला है, युवा खेल से जुड़ना प्रारंभ किया है और जो एक तरह से कहा जाए कि खेल का बजट भी बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस तरह से युवा को खेल से जोड़ने का प्रयास है। पिछली सरकारों में जो नहीं हो रहा था वो भी गिना दिया, घोटाले भी। पिछली सरकारों ने जो किया था वो तो जनता जानती है सर, उसको जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां मिली हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन की जिम्मेदारी, वहीं अकबरपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी साथ में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आगरा और फतेहपुर सीकरी दिया गया। मंत्री मोहन यादव को सीतापुर, बहराइच और कैसरगंज का जिम्मा मिला है। वहीं सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव और मोहनलालगंज की जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ और बाराबंकी की बात करें तो लोकसभा की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन को अलीगढ़, हाथरस की जिम्मेदारी, वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास को डुमरियागंज और महाराजगंज की जिम्मेदारी दी। गोरखपुर और कुशीनगर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और किस दिग्गज को कहां की जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन, अकबरपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आगरा और फतेहपुर सीकरी की जिम्मेदारी। वहीं मंत्री मोहन यादव को सीतापुर, बहराइच और कैसरगंज का जिम्मा सौंपा गया है। सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ और बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन को अलीगढ़, हाथरस की जिम्मेदारी। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए आगरा में 2 दिन तक रहेंगे। 27 और 28 मई को समरसता अभियान के तहत 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा करेंगे। आगरा की जाट बाहुल्य, फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आरएलडी की नजर है और ऐसे में जाटों के अलावा दूसरी जातियों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष आरएलडी महेश जाटव हैं। समरसता कार्यक्रम आपने इसका नाम दिया है, तो ये कैसी समरसता है, किन वर्गों के बीच समरसता है, ये क्या
इसके पीछे क्या आपका राजनीतिक उद्देश्य? देखिए, समरसता कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने नाम दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने। हम लोग सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम आगरा के अंदर हम बहुत बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं 2014 में, 24 में सॉरी। 2 दिन के आप 2 दिन अगर आप चौधरी साहब यहाँ रहेंगे जयंत जी, तो ये बताइए 2 दिन क्या क्या करेंगे? कई सारे गाँव में उनका जाने का कार्यक्रम है, सुनने में आ रहा है नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। देखिए, हमारे जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा है, पहला कार्यक्रम माननीय चौधरी साहब का कीटम में होगा। कीटम के बाद अरसेना और इधर लेते हुए अछनेरा तक होगा। पूरा 7 जनसभाएं हैं उस दिन, नुक्कड़ सभाएं 27 तारीख को। 28 तारीख को आगरा ग्रामीण विधानसभा में इटौरा, जारुआ, कटरा, धनौली, खाल, खलौआ, मिड़ाकुर, सुनारी, भमरौली, कटारा और कबीर चौराहे पर अंतिम कार्यक्रम होगा। इस तरीके से सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आज 9 साल बीत गए, 9 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। रोजगार छीन लिया लोगों से। हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर सेना में लोग जाते थे, उस सेना को भी अग्निवीर बना दिया। अब युवा अग्नि में जलने का काम कर रहे हैं। कई सारे गाँव में वो जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। अब देखना यह है कि जनता इसको उनके इस अप्रोच को कैसे लेती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उमेश पाल शूटआउट केस में आज दाखिल होगी चार्जशीट। सीजेएम कोर्ट में विवेचक की ओर से दाखिल होगी ये चार्जशीट। पहली चार्जशीट में 16 से 17 लोगों का नाम शामिल हो सकता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पुलिस की जांच जारी रहने वाली है। शाइस्ता और शूटर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने वाली है। तो सीजेएम कोर्ट में विवेचक की ओर से ये चार्जशीट दाखिल होगी और ऐसे में पहली चार्जशीट में आपको बता दें 16 से 17 लोगों का नाम शामिल हो सकता है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पुलिस की जांच जारी रहने वाली है। तो शाइस्ता और शूटर के खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो कि दाखिल होगी विवेचक की ओर से और ऐसे में 16 से 17 नाम इस पूरी चार्जशीट में दाखिल हो सकते हैं। तो उमेश पाल शूटआउट केस में आज चार्जशीट दाखिल होगी और ऐसे में 16 से 17 लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें लगातार इस पूरे मामले पर अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि नहीं सुलझ पाए हैं और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। शूटर से लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में इस पूरी चार्जशीट से ये साफ होगा कि उमेश पाल शूटआउट में कैसे साजिश रची गई थी, किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका थी। इससे पर्दा हटेगा तो कई मायनों में चार्जशीट बेहद अहम रहने वाली है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस का ट्रायल शुरू होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई होगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले में 28 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुरक्षित रखने के करीब 6 महीने बाद फिर हाईकोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होने वाली है। वाराणसी का जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ऐसे में हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। तो 28 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा गया था और ऐसे में सिंगल बेंच में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तो ऐसे में कई मायनों में ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। जिला अदालत ने एसआई सर्वे का आदेश भी दिया था। तो ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराए जाने के मामले में ये सुनवाई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी और ऐसे में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में 28 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की अध्यक्षता में ये पूरी सुनवाई होने वाली। और खबर बरेली से है जो कि सामने आई है, जिसको आपको देखना बेहद जरूरी है क्योंकि जरा सी लापरवाही की वजह से कभी भी किसी के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल बरेली में घर के बाहर खेल रही 3 साल की एक मासूम बच्ची घर में बाहर खड़ी गाड़ी में जा बैठी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब बच्ची थोड़ी देर बाद घबराने लगी और दरवाजा नहीं खोल पाई तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी बच्ची की चीखें सुनाई नहीं दी और आखिरकार दम घुटने से गाड़ी में बंद बच्ची की मौत हो गई। 2 घंटे बाद जब बच्ची की तलाश हुई तो वो गाड़ी में मृत पाई गई, जिसके बाद से घर में कोहराम मच गया। तो खेल खेल में बच्ची ने गाड़ी के अंदर खुद को बंद कर लिया, जिसके बाद उसका दम घुट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बात कर लेते हैं कानपुर की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है।
निचली अदालत में बरी होने के बाद सपा नेता आजम खान हाई कोर्ट जा सकते हैं। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और कानपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस मामले में 24 मई को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। हालांकि आजम खान के चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस सपा नेता आसिम रजा की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें आसिम रजा ने आकाश सक्सेना पर रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना से अगस्त से पहले हफ्ते तक जवाब मांगा है। 2 तस्वीरें एमपी-एमएलए कोर्ट ने यहां पर ये पेशी की थी। मामला ये है कि अभी 2022 में जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए असेंबली के, तो उसमें आजम खान जी साहब जो है रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस आ गया, उसमें उनको इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब जाहिर जब जगह खाली हो गई, वैकेंसी हो गई, तो उसको 6 महीने में उसका इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। तो बाई इलेक्शन हुआ, उसका डिक्लेरेशन हुआ, बाई इलेक्शन में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो मेन कंटेस्ट था वो बीजेपी के श्री आकाश सक्सेना जी से और समाजवादी पार्टी के श्री आसिम राजा साहब से था। कंटेस्ट हुआ, कंटेस्ट होने के बाद आसिम राजा साहब इलेक्शन हार गए और वो आकाश सक्सेना जी जीत गए। हमारा चार्ज ये था कि वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या ये कि ये जो हमारे जिन्हें हम अपना वोटर कह रहे हैं, उनको रोका गया, उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनकी पर्चियाँ फाड़ी गई। पहले भी एक दिन पहले लाल पर्चियाँ पुलिस ने जारी की। लाल पर्ची का ये अर्थ लगाया गया कि खबरदार घर से नहीं निकलना है और वोट डालने नहीं जाना है। इस तरह से इनडायरेक्टली धमकाया गया। ये इलेक्शन में धांधली हुई है, करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस चुनाव को रद्द किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के डिटेल हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है। माननीय न्यायालय ने सारे बिंदुओं को देखा, उसकी जांच कई तारीखें पड़ी और उसके बाद उनको आज ऐसा लगा कि नोटिस इशू होना चाहिए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस संजय सिंह ने आकाश सक्सेना जी को नोटिस इशू कर दिया है और अगस्त में कोई डेट फिक्स कर दिया है। आज से दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा सीएम आज सौंपने वाले हैं। 27 मई को सीएम योगी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। यूपी के विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी जानकारी देंगे। 26 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे दोनों सीएम। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड का लेखा जोखा सौंपने वाले हैं। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। 2 तस्वीरें दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, देखिए सीएम धामी नजर आ रही और ऐसे में दूसरी तस्वीर सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे, संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, विकास कार्य भी गिनाएंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसके लिए दोनों ही सीएम दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे। तो आज से ही दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी भी हैं। उत्तराखंड के कई विकास कार्यों का यहां पर लेखा जोखा सौंपने वाले हैं और उत्तराखंड के कई विकास कार्य भी गिनाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।